नया ज़माना में एक नई वीडियो के साथ आज हम दोबारा हाज़िर हैं। हमारी गुफ्तगू का मौजू है अमरीकी इंतखाबात और हमारे साथ आज हैं वाजिद अली सैयद। वाजिद अली सैयद वाशिंगटन डीसी में जियो और दी न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वाजिद साहब खुशामदीद आपके इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आजकल अमेरिका में इलेक्शन में कोई महीना एक तो रह गया, 3 नवंबर को हो रहे हैं, महीना रह गया और इलेक्शन का माहौल बहुत गहमा गहमी गर्म भी हो चुका है। लास्ट नाइट जो डिबेट हुई है हमारी दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के दरमियान, इस और वो बड़ी जो है इस वक्त मौजू गुफ्तगू है। आप क्या समझते हैं कि इस कैसी डिबेट रही है? देखिए, इससे पहले जितनी भी डिबेट्स वगैरह हुई हैं पास्ट में भी, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती थी, उसमें एक ग्रेस वगैरह होती थी। लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी, पार्टी की आइडियोलॉजी या अपनी आइडियोलॉजी या अपना जो प्लान है वो लेके आते थे, उसके ऊपर बहस होती थी। कोई एग्री कर रहा है, कोई नहीं एग्री कर रहा है और बात खत्म हो जाती थी। अब तो हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों की वाली लड़ाई थी। और इसमें किसी हद तक बात ठीक भी है, क्योंकि ये पता था कि जी प्रेसिडेंट जो है वो एक बुली है और वो दूसरे को इल्ज़ाम धर देना और अपनी बात नहीं करनी है, अपनी नाकामी की बात नहीं करनी है और जो असल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर डिबेट नहीं करनी है, बल्कि दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देना है। फेक न्यूज़ आ गया और जिस किस्म की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो आ गया। और वो एक्सपेक्टेशन बाइडन से नहीं थी, लेकिन लग ही रहा था कि बाइडन तैयार होकर आया था कि भाई ये इसने मेरे साथ बदतमीज़ी करनी है और मैंने जवाब में बदतमीज़ी ही करनी है। तो कुछ इश्यूज़ के ऊपर तो बात हुई इश्यूज़ उठाए गए, लेकिन उन पर बात नहीं हो सकी। वैसे मॉडरेटर ने कोशिश की थी मुख्तलिफ इश्यूज को करने की और बाइडन उसका जवाब भी देने के लिए तैयार थे, मगर ट्रंप उनको उस तरह का जवाब देने से रोक रहे थे और बल्कि उनका मजाक और बुलिंग कर रहे थे। तो इतनी वीक जो डिस्कशन है ना, प्रेसिडेंशियल डिस्कशन कभी इतनी वीक नहीं हुई हिस्ट्री में। जो जब सब मैं भी देख रहा हूँ या लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ये वन ऑफ द बहुत सरप्राइजिंग भी था और बहुत ही उस डिबेट में सबसे अहम इशू क्या था? किस किस्म के इश्यूज पे डिस्कशन? जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वो बहुत अहम था और वो सुप्रीम कोर्ट का था। अच्छा, कि आपने नॉमिनेट कर दिया है कंजर्वेटिव को आने के लिए, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरा राइट बनता है, मुझे कोई 3-3.5 साल नहीं हुए हैं, मैंने पूरे 4 साल पूरे करने हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट अभी देखें कि यही रिपब्लिकन्स थे जो ओबामा के दौर में 2015 में, तो तब ये कहते थे कि ये हमारा इलेक्शन ईयर चल रहा है, मार्च की बात है, तब इलेक्शन ईयर चल रहा है, इलेक्शन नवंबर में होने थे, तो हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। और अब वही रिपब्लिकन्स, वही मिच मैकॉनल जो लीडर है उसके सेनेट के, वो आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारा राइट बनता है। ठीक है, तो ये एक वो कन्फ्यूजन भी है, कंट्रास्ट भी चल रहा है कि जी हमने नॉमिनेट करके जाना है। अब वो नॉमिनेशन जो है, मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं कि वो चूंकि सेनेट करती है, सेनेट के मेंबर्स करते हैं, हाउस नहीं करता है, तो अब सेनेट रिपब्लिकन्स के पास है, इसलिए दे वांट टू यूज दैट। और वो उसमें एक और इशू ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बनती है बाद में इलेक्शंस के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं, सेनेट ने जो नॉमिनेट कर दिया है वो जज जो है वो फिर ताहयात, हालांकि ये लिखा नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सिर्फ गुड बिहेवियर लिखा हुआ है। अब वो गुड बिहेवियर तो उनके मरने तक गुड बिहेवियर रहेगा, तो वो चलता रहेगा, क्योंकि उसको निकालने का जो प्रोसेस है वो भी बड़ा लेंथी है और ट्रेडिशनली कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि इलेक्शन हो जाएंगे, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए चला जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अमेरिका के इस वक्त बड़े बड़े मसाइल हैं, कौन से बड़े मसाइल हैं? मसलन हेल्थ केयर का ले लें, मसलन आप रेसिज्म का ले लें, उसके बाद फिर आप रो वर्सेस वेड का वो जो है अबॉर्शन के हवाले से और विमेन राइट्स के हवाले से ले लें, उसमें अगर या एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर लें, उसके ऊपर अगर कानून साजी होती है और उसको चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो केस जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट लामाला तौर पर रिपब्लिकन या कंजर्वेटिव जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ चली जाएगी, और वो मतलब अमेरिका कई 100 साल पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब हुकूमतें आती जाती रहें, लेकिन जब जज बैठे हैं, जब उन्होंने एक फैसला कर दिया है, उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। मगर इसमें चलें देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो पूरा जोर लगा रहे हैं कि इसको कम किया जाए। अच्छा, एक तो था सुप्रीम कोर्ट, दूसरा उन्होंने पूछा कोविड-19 से आपकी जो नाकाम है, तो आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है दूसरा कोविड
का इशू है। मतलब देखें 2 लाख से ऊपर बंदा मर गया हाँ। और इनकी नाकामी की वजह से मरा। इनको वो स्टेप्स उस वक्त ले लेने चाहिए थे जो इन्होंने अब जाकर अगस्त के एंड या अगस्त के एंड में जाके लिए हैं कि फ्लाइट्स के ऊपर स्क्रीनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो सारा कुछ होना चाहिए था। अभी भी सदर ट्रंप जो हैं वो अपनी जितने भी हेल्थ के जो उनके एडवाइजर्स वगैरह हैं उनकी बात नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं मुझे सारा पता है। वो ये कहते हैं कंपनीज वगैरह हैं वो मुझे बता रही हैं कि वो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान में भी यही रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। 2 लाख से ऊपर बंदा मर गया है। अभी वो और प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 1.25 लाख तक और भी मर सकता है। तो एक तो उसका इम्पैक्ट है है कि वो बात नहीं किसी की मान रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा जो इशू उभर के सामने आया, इस डिबेट में भी खास तौर पे आया है, वो ये आया है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि जी मैं इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं मानूंगा अगर वो मेरे खिलाफ जाएंगे। और उन्होंने जो मिलिशियाज वगैरह को और वाइट सुपरमेसिस्ट को वो जो प्रमोट कर रहे हैं उस पर उन्होंने कल भी कह दिया, जो कि बहुत खतरनाक बात थी कि स्टैंड बैक एंड स्टैंड बाय। और आज वो कैंपेन स्टार्ट हो गई कि वी आर स्टैंडिंग बाय। इसका मतलब है कि सिविल वॉर तक की ये सिविल वॉर तक क्या लड़ाई तो होगी ना, लड़ाई होगी। असल में देखे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी वो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड जो है ना ट्रम्प कैंपेन वाले पोल वॉचर्स रिक्रूट कर रहे हैं वॉलंटरीली और वो वॉच करेंगे। वॉच करने का मतलब ये है कि कहीं पे अगर वो उनका वर्कर वो कहता है कि जी ये यहाँ पे डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। और उसके लिए ट्रम्प की जो कैंपेन वाले हैं उन्होंने कुछ थाउजेंड्स ऑफ जो लॉयर्स हैं वो भर्ती किए हैं ताकि डिस्प्यूट खड़ा किया जाए, फिर उसको अदालत में चैलेंज किया जाए और जितना भी लेट हो सकता है इसको किया जाए। और जो अहम सवाल था जो मॉडरेटर ने पूछा कि क्या आप रिजल्ट को तस्लीम करेंगे, तो बाइडन ने कहा हाँ जी मैं तो तस्लीम करूंगा जो भी रिजल्ट होगा। मगर ट्रंप ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा जी ये मैं, यानी कि बड़े ही एक वो नार्सिस्ट किस्म की शख्सियत है। इस नार्सिसिज्म का मतलब ये भी है कि उनको नजर आ रहा है कि वो हार रहे हैं। तो इससे पहले अब वो एक हारा जिसको नजर आ रहा हो कि मैं हारा और नार्सिसिस्ट भी हो और इतना रेसिस्ट वगैरह भी हो, तो अभी से ही डाउट उन्होंने क्रिएट करने शुरू कर दिया। मतलब देखें अब कोविड की वजह से ही कहा जा रहा है कि जी 80 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो पोस्टल जो है वो बैलेटिंग करेंगे जी। उन्होंने ऑलरेडी वो शुरू कर दिया। इन्होंने पहले फंडिंग रोकने की भी कोशिश की, पोस्टल वगैरह को सारा करने की कोशिश की है कि जी लोग वोट ना दे सके, अगर आपने देने हैं तो आप जाएं। अब वो कोविड की वजह से वो एक रिस्ट्रिक्शन तो है, कितना करेंगे किस तरह करेंगे। प्लस ये है आप ये भी नोट कीजिएगा, ये इसलिए भी अहम है कि इसके बाद इन्होंने दोबारा जो आपकी जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज वगैरह को दोबारा, डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्रीज है उसको दोबारा करना है। हर 10 साल के बाद होता है, अब वो टाइम आ रहा है। अब जो भी जीतेगी पार्टी जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस स्टेट में, वो अपनी दोबारा जो है वो रीड्रॉ करेगी। उस रीड्रॉ का नुकसान और फ़ायदा ये भी है कि आपकी वोटिंग कैपेसिटी या जो पॉपुलेशन है उसको कितने वोटिंग सेंटर्स मिल रहे हैं, वहाँ पे कितने फासले पर लोग खड़े हो सकते हैं, उसकी जो टाइमिंग है उसके अंदर अंदर क्या जो लोग वोट देना चाह रहे हैं वो पूरे भुगत जाएंगे। ये भी हो सकता है ना 50 लोग खड़े हैं लाइन में, लेकिन बाय द टाइम आपके वोटिंग का टाइम खत्म हुआ है तो सिर्फ 10 वोट कर सके। तो इसलिए कोशिश ये है कि पोस्टल जो है उसको किया जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है कि जी मैं तो उनको मानूंगा ही नहीं। तो वो ऑलरेडी ही उस तरफ जा रहे हैं कि ये इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं अगर फेवर में आएंगे फिर वो मान लेंगे, अगर खिलाफ जाएंगे तो वो कंट्रोवर्सी करके उसके रिजल्ट्स जो हैं वो जितने भी डिले हो सके उतना होता रहे और उन इंस्टीट्यूशंस के पास चला जाए जो इनके कंट्रोल में है, मसलन सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, एक और अहम इशू था जिसको उन्होंने सवाल तो उठाया मगर वो ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, वो था प्रेसिडेंट की जो थी इनकम टैक्स की रिटर्न। कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पाकिस्तान में भी देखें जी अभी पिछले दिनों टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो ओपन हुई हैं, जिसमें पता चला है कि एक तो जहांगीर तरीन सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और दूसरा उसके बाद वो शायद खाकान अब्बासी की है। हमारे वज़ीर आज़म 300 कनाल के घर में रहते हैं मगर उनकी कोई टैक्स उनका कोई भी नहीं है। वो सारे दोस्त वगैरह ही उन्हें देते हैं, पैसे देते हैं, कपड़े भी वो दोस्त उनको सिलवा के देते हैं बकौल उनकी बेगम के। तो इधर ट्रंप साहब ने भी जो बिलियनर हैं और पिछले 15 सालों में 10 साल तो उन्होंने टैक्स दिया ही नहीं, और अगर कोई दिया है तो $750 दिया है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको उन्होंने कह दिया कि ये फेक न्यूज़ है, और उसके बाद फिर भी नहीं टैक्स दिया कि अगर फेक न्यूज़ है तो कि जी देखें मेरे तो ये टैक्सेस हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने सिस्टम को इस्तेमाल किया, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए।
वो उसमें आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं, जो सादा से लोग हैं, जो मेरा ख्याल है इनके फॉलोअर्स भी जो होंगे वो इससे ज़्यादा टैक्स देते होंगे जितना उन्होंने क्लेम किया कि जी मैं $750। फॉलोअर्स का तो पता नहीं, मगर उनके जो ट्रंप की जो पिछली दफ़ा की कंपेन के जो साथी थे वो सारे के सारे तो टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में अंदर हुए हुए हैं। और एक विलियम कोहन जो हैं वो पता नहीं तो थोड़े से माइकल कोहन तो वो 3 साल के लिए अंदर हुए हैं। तो उन्होंने कहीं कहा भी है कि गुस्से में आके शायद वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे थोड़े से टैक्स की चोरी पे 3 साल हो सकते हैं तो फिर जिसने 750 इतने साल टैक्स नहीं दिया तो उसको तो फिर 350 साल की सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम इशू था, वो था क्लाइमेट चेंज का, कि इस दफ़ा हमने देखा है कि अमेरिका में क्लाइमेट चेंज की वजह से बेशुमार जो है वो वाइल्ड फायर हुई हैं कैलिफोर्निया के इलाके में, वाशिंगटन के इलाके में। और मैं सुन रहा था वो जिस पे उन्होंने कहा कि मैं अभी 1 बिलियन ट्री दोबारा लगाने जा रहा था। ट्रम्प ने भी कह दिया कि 1 बिलियन। अच्छा, वो उधर मुझे वो याद आ गया, वो NPR पे वो बता रहे थे कि वो उधर गए हैं जब नुकसान देखने के लिए या उस इलाके का विज़िट किया है, तो वहाँ पे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि जी आप क्या ख्याल है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो पहले तो वो खामोश रहे, फिर उसने कहा नहीं अभी कुछ दिनों बाद ये ठंडी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज नहीं है बल्कि मिस मैनेजमेंट है। तो रिपोर्टर ने कहा मिस मैनेजमेंट क्या है? कहते हैं कि जी वो जितने खुश्क पत्ते हैं आप उन्हें साफ करें। यानी कि वो क्लाइमेट चेंज या साइंस वो इस चीज़ पे भी वो कोई बिलीव नहीं करते। नहीं, he has always been a climate change denier। वो कोई पहली बार देखें, उन्होंने जब पहले इलेक्शन लड़ा था उसके उन्होंने कहा था कि ये जो कोल वगैरह बंद कर दिए गए हैं तो मैं वो सारा कुछ खुलवा दूंगा और वो कर दूंगा। पता नहीं वो कर सके कि नहीं कर सके, लेकिन ये कि अब तो दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, इतना मूव ऑन कर रही है। मतलब पेरिस एग्रीमेंट हो चुका था, उसमें से अपना यूनाइटेड स्टेट्स ने डिस्चार्ज कर दिया, अपने आप को निकाल लिया, इनके कहने भी निकाला है। अब वो दोबारा उसके ऊपर काम होगा, कैसे होगा, जो मेरा ख्याल है कि इन्होंने बाइडन ने कल कहा था कि हम पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा रिवाइव करेंगे, लेकिन वो ही इज ऑलवेज बीन अ डिनायर। और अगर ये जीत जाते हैं या रिपब्लिकन पार्टी या ये कि इस लाइन को ही आगे लेके लिया जाता है, ये बात फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होने जा रहा है, जो डिसीजन होने जा रहा है जजेस का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के आने जाने या इलेक्शंस के होने। इलेक्शन के खैर होना ज़रूरी है, मतलब कोई भी सदर हो, कोई भी पार्टी जो रूल कर रही हो, उसमें वो आके चले जाएंगे, लेकिन ये जो जजेस आ जाएंगे ये दे आर गोइंग टू स्टे फॉर अनदर कपल ऑफ जनरेशंस। तो वो इस किस्म की अगर कंजर्वेटिव अप्रोच रखी जाएगी इतने बड़े फैसलों में, तो अमेरिका तो कई साल पीछे चला जाएगा। अच्छा, एक और बड़ा इशू जो है ट्रंप की मकबूलियत में, जो सबसे बड़ा जो डेंट पड़ा है, एक तो कोविड की वजह से पड़ा है और दूसरा जॉर्ज फ्लॉयड की हिलाकत की वजह से पड़ा है। तो जिसके ऊपर बहुत पूरे अमेरिका में जो है वो हंगामे फूट पड़े थे। ज़्यादातर तो पुरअमन थे, चंद एक जगह पे जो जराइम पेशा लोग थे उन्होंने उसको हाईजैक करने की कोशिश की, बल्कि उसमें वाइट सुपरमेसिस्ट भी आए थे जिनको ट्रंप जो कहते हैं उनकी वो मजम्मत करने को तैयार नहीं और वो उनकी हमायत कर रहे हैं। और इसका मुजाहरा हमने कोविड के दिनों में भी देखा, जब देखें वाशिंगटन स्टेट नहीं, मिशिगन स्टेट थी जहाँ पे कि गवर्नर जो है वो ओपन नहीं कर रही थी, तो उसके जो बंदूक बरदार बंदे थे वो आगे और उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। मजे की बात ये है, जो स्टेट कैपिटल है वहाँ पे वो गए थे, वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, फौज वाले खड़ी, फौज तो खैर नहीं थी, पुलिस थी, लेकिन है कि उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया था। लेकिन देखिए ये बहुत अभी तक डीप रूटेड है रेसिज्म, हालांकि कब से इसके ऊपर 60s से बाकायदा कानून साजी हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। इसके बावजूद यहाँ पे देखें वाशिंगटन हमारी ये इस DC के अंदर ही कि वाइट हाउस के सामने उन्होंने किस तरह ब्लॉक करके फौज बुला ली थी। मतलब यहाँ पे ट्रक खड़े थे, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई DC के अंदर। तो ये वो है जो पहले आप सोच भी नहीं सकते कभी होगा कि वाशिंगटन के सड़कों के अंदर टैंक खड़े हुए हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। फिर इन्होंने जब सामने जो चर्च है वहाँ जाने के लिए कि मैं वहाँ जाके बाइबल पकड़ के उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी, उस वक्त बाहर जो प्रोटेस्टर खड़े हुए थे उनको किस तरह धकेला था और किस तरह धक्के दिए थे। हालांकि ये आपको याद होगा सदर ओबामा के दौर में बाल्टीमोर में भी इस तरह फसाद फूट पड़े थे। उन्होंने जाके कंपैशन शो किया, लीडरशिप शो की थी। इन्होंने उल्टा उसको किया है कि जी जो काले हैं वो तो हैं ही
जराइम पेशा लोग, और जो वाइट सुपरमिस्ट हैं वो आके इनका मुकाबला भी करें, और हम जो है हम मिनॉरिटी में हैं तो हम हथियार पकड़ के या उस तरह करके वो डिवीज़न इन्होंने क्रिएट कर दी है, जिसको वो आग दिखाते जा रहे हैं और वो बढ़ती जा रही है। और ये इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी लगता है कि इस किस्म की लड़ाई आपको सामने नज़र में आएगी, लग रहा है, पता नहीं अभी। ठीक है, तो देखें नाजरीन, ये एक इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, और जैसे जैसे नई सूरत हाल डेवलप होती जाएगी हम इसको आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे, क्या एनालिसिस करते रहेंगे। ये भी बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे ख्याल है इससे पहले आप जब खत्म करें, मेरे ख्याल है कि हम जरा डेमोग्राफिक भी अमेरिका की चेक कर लें। हाँ जी, कि रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट्स किस किस्म की स्टेट्स कहाँ जा रही हैं। जो अभी तक जितनी भी 7-8 शायद स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं, लेकिन अगर आप मैपिंग देखें ना, मैं थोड़ी सी पाकिस्तानी दोस्तों के लिए एक वजाहत करता हूँ कि अमेरिका की जो 50 के करीब स्टेट हैं उनमें एक ब्लू स्टेट्स कहलाती हैं और एक रेड स्टेट कहलाती हैं। ब्लू स्टेट्स में डेमोक्रेटिक जो हैं वो ज़्यादा हैं और अक्सरियत रखते हैं, और रेड स्टेट्स में रिपब्लिकन रखते हैं, और इन स्टेट्स, और फिर एक पर्पल स्टेट्स कहलाती हैं। पर्पल का मतलब है जहाँ पे डेमोक्रेट्स भी हैं और रेड भी हैं, बराबर बराबर हैं। और बुनियादी तौर पे अमेरिकी इलेक्शंस में यही पर्पल स्टेट्स ही फैसला करती हैं कि वो देख रही होती हैं कि सूरत हाल कैसी है, फिर वो उन्हें स्विंग स्टेट्स भी कहते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट वैसे। क्योंकि दो प्रोसेस हैं। एक तो है कि आपने जब वोटिंग किया था, आपको पॉपुलर वोट का एक सिस्टम है जो हिलरी क्लिंटन के साथ भी हुआ था, और एक इलेक्टोरल कॉलेज है। अब इलेक्टोरल 538 है, तो आपने 270 सीट्स जीतनी ही होती हैं। ठीक है, वो एक मेजॉरिटी है, जो जिसने भी जीत ली वो आगे चले जाए। तो अगर आप वो देखें तो आपको ब्रैकेट नजर आएगी ब्लू स्टेट्स की अमेरिका के एक कोने में और फिर दूसरे कोने में, लेकिन जो बीच वाला जितना भी एरिया है वो आम तौर पे रेड होता है, लेकिन उसके भी बीच में स्विंग स्टेट्स आ जाती हैं। ठीक है। अब कैलिफोर्निया के या न्यूयॉर्क बड़ी स्टेट्स हैं, अर्बन एरियाज ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन लोगों की ज़्यादा है, वहाँ पर जो ट्रेंड है वो डेमोक्रेट्स का ज़्यादा आपको नज़र आएगा। लेकिन जो इस किस्म की बैकवर्ड्स जितनी भी हैं या बाइबल बेल्ट जिसको कहते हैं, उसमें आपको रिपब्लिकन्स का बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क की जो इलेक्टोरल वोटिंग, जो इलेक्टोरल कॉलेज की जो वोट्स हैं वो 2-2 हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन जो छोटी स्टेट्स हैं, जो स्विंग स्टेट्स हैं, ख़ास तौर पे नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा टाइप छोटी छोटी, जिनकी पॉपुलेशन शायद न्यूयॉर्क के किसी एक बोरो से भी थोड़ी हो, उनके पास भी 2 वोट्स हैं। इसलिए से वो स्विंग स्टेट्स बन जाती हैं कि वो दे बिकम डिसाइसिव। ठीक है, करेंगे ओहायो हमेशा से, फ्लोरिडा बड़ी एक है, फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया है, और अब तो मतलब बहुत सारी एरिजोना के बारे में कहा जा रहा है। तो वो तो बहुत सारे 6-7-8 हैं। इसमें इनको इस दफ़ा रिपब्लिकन्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि स्विंग स्टेट्स को अपने अपने वैसे जो पोल्स आ रहे हैं उसमें तो जो बाइडन की जो अक्सरियत है वो 6-7 पॉइंट है। अगर 6-7 पॉइंट है तो फिर तो कोई इतना डिस्प्यूटेड नहीं होगा मसला। हम मुकाबला सख्त है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 35 सीटें हैं जो सेनेट की, जो इस वक्त जिनके ऊपर कंटेस्ट होने जा रहा है, उनमें 23 जो हैं वो रिपब्लिकन्स के पास हैं। इसका मतलब कि डेमोक्रेट्स के पास अच्छा चांस है, ठीक है, मार्जिनली, कि जी वो अपनी ये सेनेट की सीट्स को विन कर लें। ठीक है, वो कर लिया तो कम से कम सेनेट उनके पास होगा, जिससे वो कुछ चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन मैं नैन्सी पेलोसी का पढ़ रहा था कि उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा है कि जी आपने जो स्टेट्स के भी जो डेलीगेट्स हैं, कोशिश करें कि वो भी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कल को ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ट्रम्प, तो वो ये एक वोट स्टेट का बनता है बाद में जाकर, जो शायद दिसंबर में कि मिड में जाके उन्होंने वोटिंग करनी होती है, उसमें कम से कम आपके पास मेजॉरिटी हो। तो उसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे ये लग रहा है कि दीज इलेक्शंस आर अबाउट ट्रम्प। अपोजिट पे कौन खड़ा है डज नॉट मैटर। ठीक है, या वो जीतेंगे या वो हारेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रम्प। ठीक है, इस वक्त की जो सिचुएशन है वो तो यही है। तो इसका मतलब है ले जी नाजरीन, आप देखें कि क्या सूरत हाल है। और अमरीकी तारीख में पहली दफ़ा जो है एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो उसको उन्होंने डाउट क्रिएट कर दिया है, और अमरीकी तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे तो कई दफ़ा लगता है कि ये
जैसे हमारे इमरान खान सियासतदानों से नफ़रत करते हैं, ये भी नफ़रत करते हैं। वो तो कहते हैं। और इन्होंने अपने शुरू के दिनों में जब ये आए थे तो एक वाइट हाउस में एक कियोस्क था कि हर वक्त सुनते थे कि वहाँ से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें बाहर आ रही होती थी और रिपोर्टर बताते थे, और अपने ही जो अपॉइंट करदा जो इन्होंने एडवाइज़र थे उनको भी उन्होंने सिर्फ इसलिए निकाला कि वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। एक टाइम तो ऐसा भी आया था शुरू के 6-7 महीनों के बाद कि किसी भी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे कोई भी बंदा नहीं था। मतलब सारे एक्टिंग थे, मतलब होमलैंड सिक्योरिटी से लेके तो मतलब आपके स्टेट डिपार्टमेंट फिर सब के सब जितने भी हैं वो सब एक्टिंग के उस पे काम कर रहे थे। और जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन्होंने अपने रखे थे और अब वो उनको फारग कर दिया है, उन्होंने तो इसको थ्रेट करार दिया है ट्रंप को। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। काफ़ी जो है गहमा गहमी है और कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है ट्रंप ने, और इंतज़ार करते हैं अगले दिनों में क्या होता है। वैसे 3 डिबेट्स होती हैं, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, और पहली डिबेट्स के नतीजे को देखते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं या दूसरे तजज़ियाकार हैं, वो कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है बाकी डिबेट्स की, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो डिबेट करने को तैयार ही नहीं है। और कुछ जो बाइडेन को कहा गया कि जी आप बेशक ना ही करें, लेकिन कि इस पॉइंट पर अगर आप बैकआउट करते हैं तो वो नहीं, बाइडेन तो तैयार हैं, वो तो करने को तैयार हैं। देखिए बहुत सारे आज मैं रेडियो पे तजिया सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जी उन्होंने कोई जो इकॉनमी पे कोई ठोस बात ही कोई नहीं की, ना क्लाइमेट पे कोई ठोस बात की है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मॉडरेटर उनसे इकॉनमी पे कोई बात करता था और बाइडेन अपनी कोई प्लान देने की कोशिश करता था, ट्रंप उसको डिसरप्ट कर देते थे। ट्रंप के पास एक्चुअली कोई वो प्लान नहीं है कि मैंने कैसे हालात को ठीक करना है। कम अज़ कम डेमोक्रेट्स ने तो एक पूरी लाइन ऑफ एक्शन बनाई हुई है, पूरा इनके पास प्लान है कि कैसे कैसे चीज़ों को ठीक करना है। तो फिर हम इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे, क्योंकि अगली डिबेट अब कब होनी है, मेरा ख्याल है कोई अक्टूबर 7 को। तो जब दूसरी डिबेट हो जाएगी तो फिर हम दोबारा आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे। थैंक यू।